नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज बुलेटिन। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में कोरोना के 14 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं। गुजरात की बात करें तो 4 लाख 10 हजार से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। हवा और गर्मी से कोरोना फैलने का वैज्ञानिकों का रिसर्च। दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन। कोरोना को लेकर गुजरात में कोहराम, वडोदरा के व्यापारियों की लॉकडाउन की मांग। और अस्थि विसर्जन के नाम पर भाजपा का मजाक, चंद अस्थियों का विसर्जन कर लूटी वाहवाही। पिछले दिनों लैंसेट की एक स्टडी में हवा से कोरोना फैलता हुआ होने का रिसर्च सार्वजनिक किया गया था। इसे भारत में भी अब केंद्र सरकार ने माना है और कहा है कि गर्मी की वजह से तेज कोरोना संक्रमण फैल रहा है। आखिरकार केंद्र सरकार ने भी यह मान लिया कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन इसी बीच आईसीएमआर ने कोरोना की दूसरी लहर को कम खतरनाक बताया है। 15 महीने के कोरोना काल में रिसर्च के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वायरस गर्मी में बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये माना है कि गर्मी के कारण वायरस के फैलाव की क्षमता बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के हॉल, कमरे या लिफ्ट जैसी बंद जगह पर होता है तो उसे संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों के साथ और फार्मा कंपनियों के साथ बातचीत करते हुए दवाई और ऑक्सीजन की सप्लाई पर चर्चा की। वहीं दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह तक केवल जरूरी सेवाएं चालू रखते हुए 1 सप्ताह का लॉकडाउन केजरीवाल सरकार ने लगा दिया है। इस मामले केजरीवाल ने कहा कि अगर रोजाना 25,000 केस आते रहेंगे तो उनका हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस आने पर राजस्थान सरकार ने भी 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा फिर एक बार रद्द कर दिया है। गुजरात में भी कल 10,000 से ज्यादा केस एक ही दिन में दर्ज हुए हैं, लेकिन गुजरात सरकार फिलहाल लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं कर रही है। वडोदरा के साथ साथ गुजरात में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन सरकार लॉकडाउन जैसा ठोस निर्णय नहीं ले रही है। ऐसे में वडोदरा शहर के व्यापारी खुद ब खुद लॉकडाउन का मन बना रहे हैं। गुजरात के साथ साथ वडोदरा में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन का विरोध कर रहे व्यापारी भी अब सरकार से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। सरकार अगर लॉकडाउन नहीं देती है तो व्यापारी खुद दोपहर के बाद दुकानें, बाजार बंद रखने का निर्णय भी ले सकते हैं। वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन अग्रणी परेश परीख ने इस मामले जानकारी दी। ગયા અઠવાડિયે વડોદરાના માનનીય મેયરશ્રી અને તમામ પદાધિકારીઓએ અમને લોકોને સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશનને વડોદરાની પરિસ્થિતિ અંગે અમને મિટિંગ માટે બોલાવેલા. ત્યારે અમે મહાનગર સેવા સદનને કીધેલું કે અમે કોઈપણ હિસાબે સ્વયંભૂ બંધ નહીં કરીએ, સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન પણ નહીં કરીએ અથવા 8 વાગ્યાનો ટાઈમ છે એનો વહેલો પણ નહીં કરીએ. ભૂતકાળમાં અમે આ પ્રયત્નો કરી ચૂક્યા છે, પણ વેપારીઓ મંદીમાં એટલા બધા હેરાન થયા છે એટલે અમે લોકો વેપારીઓના હિત માટે સ્વયંભૂ બંધ કરવાની ના પાડી અને એની સામે અમે કડક પગલાં સરકાર લે એમાં સંમતિ પણ આપી. પણ ત્યારબાદ છેલ્લા 48 કલાકમાં પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર જતી રહી છે. ગઈકાલે રાત્રે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે પણ કબૂલ કર્યું કે સમગ્ર ગુજરાતમાં એક પણ હોસ્પિટલોમાં જગ્યા નથી, પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર છે. જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ કબૂલ કરતા હોય કે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે તો આપણે બધાએ પણ વિચારવા જેવું ખરું. અને આજે સવારે જ્યારે નેશનલ મીડિયામાં સમાચાર આવ્યા કે દેશના ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે, પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર જઈ રહી છે, એટલે દરેક રાજ્યને લોકડાઉન અંગેની જાતે નિર્ણય લેવાની મંજૂરી આપી. એટલે જ સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશન, કોન્ફેડરેશન ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ ગુજરાત, તમામ મોટા શહેરોના અમે અગ્રગણીઓએ નક્કી કર્યું
કે આપણે રાજ્ય સરકારને આગ્રહ કરીએ કે તમે કોઈપણ હિસાબે 14 દિવસનું સંપૂર્ણ કડકપણે લોકડાઉન ગુજરાતમાં નાખો તો જ આ ચેન અટકશે. આજે ખબર નથી, મને ખબર છે કે મારા નાના નાના વેપારીઓને ખૂબ તકલીફ પડવાની છે, પરંતુ એનાથી વધારે એક પરિવારમાં 2, 4, 5 જણ કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે. હોસ્પિટલોના પૈસા નથી, જેની પાસે પૈસા છે ત્યાં હોસ્પિટલોમાં જગ્યા નથી. બરાબર મારી ઓફિસની સામે એક દુકાન છે, એમાં 24 જણને કોરોના થયો છે. તમે વિચાર કરો કેટલા રૂપિયા થયા છે. બિચારો આખા વર્ષમાં કમાયો છે, છેલ્લા 15 વર્ષમાં કમાયો છે, બધા જ પૈસા એને હોસ્પિટલોમાં આપ્યા. માટે ફરી એકવાર આપના માધ્યમથી હું સરકારને કહું છું કે તાત્કાલિક તમે નિર્ણય લો, અને એવી આશા પણ છે કે રાજ્ય સરકારે ત્વરિત નિર્ણય લેવા માટે આજે બેઠક બોલાવેલી છે. એ લોકો ચોક્કસપણે લોકડાઉન અંગે સાનુકૂળ પગલાં લેશે. અમે ફરી એક વખત દરેક વેપારીઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે લોકડાઉન આપણી જરૂરિયાત નથી, પણ આપણા પરિવાર અને આપણા સ્ટાફના હિત માટે, એમના સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે લॉकडाउन खूब जरूरी है. आभार. कोरोना महामारी में ऐसी विपदा आन पड़ी है कि कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार तो परिजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया है, लेकिन यहाँ कुछ ही अस्थियों का विसर्जन करने के चलते भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठ खड़े हुए. कोरोना महामारी के चलते सैकड़ों लोगों की वडोदरा में रोजाना मौत हो रही है और कोरोना मृतकों की अस्थियों का विसर्जन भी कई परिवार महामारी के चलते नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में शहर भाजपा ने इन अस्थियों के विसर्जन का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, वीएमसी के मेयर केयूर रोकड़िया समेत के जनप्रतिनिधियों ने खासवाड़ी स्मशान गृह पहुंचकर अस्थियों की पूजा कर अस्थियों को विसर्जन के लिए चांदोद रवाना किया. हिंदू धर्म विधि प्रमाणे જ્યારે અસ્થિનું અંતિમ ક્રિયામાં અસ્થિ વિસર્જન થાય ત્યારે ક્રિયા પૂર્ણ થતી ગણાય છે, અને તેની અંદર છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ અસ્થિ જ્યારે અમારા સ્ટોરમાં પડી રહ્યા છે અને આ અસ્થિને કોઈ લેવા સ્વજન આવી શક્યું નથી અથવા તેઓ આવ્યા નથી, ત્યારે આ અસ્થિ વિસર્જનનો ભારતીય જનતા પાર્ટી અમારો પરિવાર બન્યો છે. અને આજે 3 મહિના પહેલાંના જે તમામ અસ્થિઓ છે એનું ચાણોદ ખાતે વિસર્જન કરવામાં આવનાર છે, અને આ અંતિમ ક્રિયા એમની પૂર્ણ થાય એ જરૂરી હતું, અને ભારતીય जनता પાર્ટીના અમારા આગેવાનો કરી રહ્યા છે. भारतीय जनता पार्टी की ये पहल तो काफी सराहनीय रही, लेकिन भाजपा नेताओं के अस्थियां ले जाने के बाद भी स्मशान गृह में जगह जगह अस्थियों का ढेर देखा गया. स्मशान गृह के ड्रॉवर में भी कई अस्थियां देखी गई. स्मशान गृह के हर कोने में बिखरी पड़ी हुई अस्थियां जैसे कि कह रही थी कि विसर्जन के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक क्यों. कुछ ही अस्थियों को मटके में सजाकर ले जाने का और विसर्जन करने का क्या मतलब होता है, उस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामीची ने आवाज उठाई. भारतीय जनता पार्टीना अध्यक्ष आज खासवाड़ी स्मशाનમાં આવીને અસ્થિ અને રાખને બધું લઈ ગયા છે નર્મદામાં વિસર્જન કરવા માટે. ઘણી સારી બાબત છે, હિન્દુત્વને માટે પણ સારી બાબત છે, પરંતુ બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો આ ખાસવાડી સ્મશાનમાં કોરોના સંક્રમિત થયેલા લોકોના જે મૃત્યુ થાય છે તેમના અહીંયા અગ્નિદાહ આપ્યા બાદ એમની રાખ અને અસ્થિ અહીંયા પડેલા હોય છે. હાલમાં પણ અહીંયા ઢગલો પડેલા છે. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ રાખ અને અસ્થિઓ લઈ ગયા છે, પરંતુ બીજી વાત જોવા જઈએ કે અહીંયા કેટલાય પ્રકારના ઢગલા અહીંયા રાખના પડેલા છે, અસ્થિઓના ઢગલા છે, અંદર માટલીઓ પણ ભરેલી છે. તો આ તમામ વસ્તુ અમને સાફ સફાઈ કરવી જોઈએ, તમામ વસ્તુઓને ખાસવાડી સ્મશાનમાંથી અને અન્ય સ્મશાનમાંથી દૂર કરવું જોઈએ. ફક્ત દેખાવો કરવા ખાતર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કામ ન કરવું જોઈએ. પ્રજાને વારે ઘડીએ ઉલ્લુ બનાવતા આવ્યા છે. હવે આ સ્મશાનોની રાખ અને અસ્થિના મુદ્દે પણ ઉલ્લુ ના બનાવે તેનું ધ્યાન રાખે. चांदोद में नर्मदा नदी के पवित्र त्रिवेणी संगम में शहर भाजपा द्वारा मृतकों की अस्थियों का विधिवत रूप से विसर्जन करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई. भारतीय जनता पार्टीना सौ सभ्योनो विचार आव्यो कि आपणे आवा सद्गतना आत्मानी शांति माटे एमने आवनारा पुनर्जन्म वखते योग्य योनिमां जन्म मळे अने एमने मोक्ष प्राप्त थाय तेना माटे अस्थि विसर्जनનો કાર્યક્રમ પક્ષ તરફથી રાખવો જોઈએ. સૌ પક્ષના સૌ કાર્યકર્તાઓ સાથે રહી અને આ નિર્ણય લીધો, અને આજે મને એ બાબતમાં ખરેખર હું ગૌરવ અનુભવું છું કે અમારા જ એક મહામંત્રી શ્રી રાકેશભાઈ સેવકેની જવાબદારી પણ લીધી. પોતે પણ બ્રાહ્મણ છે, પોતે પણ પંડિત છે. તેમણે આજે આ અસ્થિઓના વિસર્જનની માત્ર જવાબદારી નહીં, પરંતુ એમના માટે
હિન્દુ વિધિ વિધાન પ્રમાણે જે કંઈ પણ પૂજા કરવાની છે તે પૂજા વિધિ પણ એમના માધ્યમથી થઈ, પિંડ મૂકવાના પિંડદાનની પણ વિધિ એમના માધ્યમથી, જે પરિવારજનોના આ સ્વજનોના અસ્થિ છે એમના જ બીજા એક સ્વજન તરીકે આજે પક્ષ એમની સાથે ઊભું રહ્યું છે અને અસ્થિ વિસર્જનના કાર્યક્રમની આજે આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। वडोदरा शहर ये आस लगा रहा है कि सभी स्मशान गृहों में जो कोरोना मृतकों की अस्थियों के ढेर लग रहे हैं, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधिवत रूप से चांदोद में विसर्जित किया जाए। कुंभ मेले से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा देश भर में सता रहा है और इसी बीच वडोदरा शहर में हवाई जहाज से पहुंचे यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया। कोरोना संक्रमण देश भर में लगातार तेजी से फैलता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार द्वारा बरती जा रही लापरवाही का भोग लोग बन रहे हैं। सरकार ने उत्तराखंड में कुंभ मेले की अनुमति दी थी, जिसमें हजारों लोग शरीक हुए और वहां कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। ऐसे में कुंभ मेले से लौटने वाले सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट करने का आदेश गुजरात सरकार ने दिया है, जिसके तहत वडोदरा आने वाले 14 यात्रियों के टेस्ट की तैयारी रेलवे स्टेशन पर कल की गई थी, लेकिन एक ही यात्री पहुंचा था। बाकी के यात्री हवाई मार्ग से आए थे, जिनका प्रशासन द्वारा RT-PCR टेस्ट किया गया है। કુંભ મેળાથી જે પરત આવનાર યાત્રીઓ છે અને એ કુંભ મેળામાં જો કોઈને કોરોનાનો ચેપ लाग्यो હોય ને અહીંયા એ સુપર સ્પ્રેડર ન બને તે માટે વડોદરા વહીવટી તંત્રએ મ્યુનિસિપાલિટી, આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ સાથે મળી અને એક એવું આયોજન કર્યું છે કે જે પણ કુંભ મેળાથી પરત ફરતા હોય, યા તો એ એરપોર્ટ ઉપર હોય કે રેલવે સ્ટેશન પર હોય, તો તેઓના RT-PCR ટેસ્ટ કમ્પલસરી કરાવવાના છે। એ RT-PCR ટેસ્ટ થાય અને એનું રિઝલ્ટ ના આવે ત્યાં સુધી એ લોકોને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવાના છે। એ હોમ ક્વોરન્ટાઇન વખતે એઓને સ્ટીકર અથવા આઈડેન્ટિફિકેશન આપવાનું છે અને એની સાથે જો એ ત્યાં અહીંયા આવે તો એ આપણે ત્યાંથી લાઇઝનિંગ કરી દિલ્હી અને હરિદ્વાર જેટલી ટ્રેન અહીંયા આવે છે એ ટ્રેન ઉતરે જ્યાં આગળ એ પ્લેટફોર્મ પર જ RT-PCR ટેસ્ટ અને એરપોર્ટ ઉપર ઉતરે તો એરપોર્ટ ઉપર RT-PCR ટેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે। અત્યાર સુધી ટોટલ 15 યાત્રીઓ આવેલા છે, જેમાં 14 વિમાન માર્ગે છે અને 1 રેલવે માર્ગે છે। પરંતુ આ આગામી 5 થી 7 દિવસ કે જ્યાં સુધી તમામ યાત્રીઓ પરત ના ફરે આ વ્યવસ્થા આપણે વડોદરા વહીવટી તંત્રની ચાલુ છે। वडोदरा में एक और कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या भी नाकाफी साबित हो रही है और उसी की वजह है कोरोना मृतकों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वडोदरा शहर में रोज़ाना कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से वडोदरा शहर का स्वास्थ्य विभाग जुटा है उनके इलाज के लिए। हम अभी हैं गोत्री GMERS अस्पताल में और यहाँ जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिन में यहाँ कितने ज़्यादा मरीज़ों की संख्या बढ़ती होगी और साथ ही साथ यहाँ जिनको कम परेशानी है, जिनको ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है, वैसे मरीज़ों को भी यहाँ से दूसरे कोविड केयर सेंटर में, कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर ऑफिशियल वडोदरा शहर की SSG और गोत्री अस्पताल ने जो MOU किया है दूसरी अस्पताल के साथ, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाता है। कोरोना संक्रमितों की परिस्थिति दिन ब दिन जिस कदर बिगड़ रही है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमारे दिल को हिला कर रख देती है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है एक बेटे की परेशानी। बेटे ने आधे घंटे पहले अपने पिताजी से बात की और आधे घंटे बाद ही खबर आती है कि पिताजी नहीं रहे और उनका गुस्सा फूट निकला और वो पहुंचे अस्पताल और अस्पताल में आकर जिस तरह उन्होंने व्यवहार किया है, ये तस्वीरें देखकर एक तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम।
મારે પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યા, બધું જ કરવું છે આગળ. और एक और डॉक्टरों की जो परेशानी है वो भी सामने आ रही है। डॉक्टर दिन रात परेशान होकर भी मशक्क़त कर रहे हैं अपने मरीज़ों को ठीक करने के लिए। डॉक्टर का गुस्सा भी फूटा। बाथरूम पेशाब કર્યા વગર કામ કરે છે ડોક્ટરો, તો કે મારી નાખીશ ને તોડી નાખીશ. એટલે વાયરસમાં મારા બાપાએ ઘરે મરી ગયા, મારા માસી મરી ગયા, કાકાએ મરી ગયા, પણ ડોક્ટરે મરી ગયા. ઊભો થયો ટોયલેટ ખાવાનું મરી ગયા છે, કોઈને ખબર જ નહીં પડતી. 4 કરોડ લોકો મરી ગયા. ऐसे में इस तरीके का जब व्यवहार होता है तब उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। हालात ये खड़े हुए कि फिर पुलिस को भी बुलाना पड़ा कि ये मसला कैसे सुलझाया जाए। बेटा तो परेशान होकर कोविड वार्ड में चला गया और फिर पुलिस ने बीच बचाव किया और उनको वापस नीचे लाकर उनको समझाया गया कि हुआ क्या है। इस बीच डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर ने अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे मरीज़ हैं, उसी के सामने हमारे पास में टीम की कमी है। हर एक मरीज़ के साथ में एक व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है। ये जिनके पिताजी की मृत्यु हुई है, सभी मरीज़ों को जैसे कहा जाता है कि आप अपने बेड से खड़े नहीं हो पाएंगे और आपको होना भी नहीं है, उसके बावजूद मरीज़ खड़ा हो जाता है, टॉयलेट में जाता है और फिर वहाँ गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। यही घटना आज इनके पिताजी की भी हुई, जिन्होंने यहाँ बहुत बवाल किया। अब ऐसी घटना के सामने डॉक्टर की परिस्थिति भी कोई समझे। सरकार हमें अधिक वेतन नहीं दे रही है, उसी के सामने बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं डॉक्टर, फिर भी खड़े हैं हम सबके लिए। जो मरीज़ हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ में दुआ भी कर रहे हैं कि ये परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो। दिन रात मेहनत कर रहे डॉक्टरों की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि गोत्री GMERS में 13 डॉक्टर पॉजिटिव हैं और उसी के सामने टीम की कमी, उसके बावजूद यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंस आती रहती है और मरीज़ों की संख्या बढ़ती रहती है। इस बीच कई सालों से ये डॉक्टर मुहिम छेड़े हुए हैं कि उनका PS अकाउंट हो, मगर हमारी सरकार की नींद नहीं खुल रही है और कैसे छोटे छोटे कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के PS अकाउंट होते हैं, मगर इतनी बड़ी सेवा देने वाले इन डॉक्टरों के, गोत्री GMERS के डॉक्टरों की PS अकाउंट खोलने की इच्छा सरकार को शायद नहीं हो रही है। कब होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। GMERS का आज हमने जो दौरा किया उसके पीछे एक ही मकसद था कि यहाँ जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कितनी गंभीर है जो हम आप तक पहुँचाए और आप ये समझें कि हमें बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करनी है कि हम इस संक्रमण से बच सके। ये दूसरा वेव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पर या VNM TV के इंस्टा अकाउंट पर आप जाइए और देखिए। मुंबई की डॉक्टर ने रोते रोते क्या मिन्नतें की है हम सबको कि हम कैसे बचाएं अपने आप को और किस तरह हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ रही है इस महामारी के सामने। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भी बढ़ रही है और उसी का लाभ लेते हुए कुछ लोग कालाबाजारी को भी अंजाम दे रहे हैं। दाहोद में कुछ ऐसे ही मामले का पर्दाफाश हुआ है। रेमडेसिविर की बढ़ती मांग के बीच इंजेक्शन की कालाबाजारी के किस्से लगातार उजागर हो रहे हैं। दाहोद की एक निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला युवक रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए LCB के हाथों गिरफ्तार हुआ है। कमलेश राजपुरोहित नामक ये आरोपी ऊंची कीमत में जरूरतमंद लोगों को इंजेक्शन बेचता था। ગઈકાલના રોજ અમારા દાહોદ જિલ્લાના LCBની ટીમના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી PM મકવાણા સાહેબના તેમજ તેમની સાથે LCB ટીમના માણસો દાહોદ ટાઉનની અંદર પેટ્રોલિંગમાં હતા। તે દરમિયાન તેમને સુનિલભાઈ મોહનલાલ પાટીદાર કરીને એક વ્યક્તિ મળેલા, જેઓ મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લાના વતની છે અને તેમની બહેનને કોરોના થયેલ હોવાથી તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા અને તેમના બહેનને કોરોના માટેનું રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની જરૂરિયાત હોય તેઓ દાહોદ ખાતે આ ઇન્જેક્શન લેવા માટે આવેલા। સુનિલભાઈને ધાર જિલ્લામાંથી કોઈએ જણાવેલું કે દાહોદની અંદર રહેતા કમલેશભાઈ અને તેમનો મોબાઈલ નંબર આપેલો, આ નંબર ઉપર સંપર્ક કરી ઇન્જેક્શન તેઓ તેમને આપશે તેવી માહિતી આપેલી। જે રીતે સુનિલભાઈએ કમલેશભાઈ સાથે વાત કરતા કમલેશભાઈએ આ ઇન્જેક્શનનો 15,000 રૂપિયા ભાવ કહેતા તેઓ LCBના સંપર્કમાં આવેલા અને LCB ટીમને જાણ કરેલી। જે આધારે LCBની ટીમે છટકું ગોઠવી આ કમલેશભાઈનાઓને બોલાવેલ અને કમલેશભાઈનાઓ આ ઇન્જેક્શન સાથે ત્યાં આવતા તેઓને પકડવામાં આવેલ। ત્યારબાદ આ ઇન્જેક્શનની ચકાસણી માટે તેઓએ ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સંજય સાવલિયાનાઓને પણ બોલાવેલા અને આ ઇન્જેક્શન બાબતે ખાતરી કરેલી। ખાતરી કર્યા બાદ જે ઈસમ કમલેશભાઈ મળી આવેલા એ કમલેશભાઈ મૂળ કમલેશભાઈ ગટુભાઈ પુરોહિત જે દાહોદના કાપદારના રહેવાસી છે અને તેઓની પાસેથી કુલ 11 નંગ ઇન્જેક્શનો કબજે લેવામાં આવેલા છે। તદુપરાંત 7500 રૂપિયા રોકડા તેઓના પાસેથી અમજર્દીમાંથી મળી આવેલા છે તથા એક મોબાઈલ ફોન મળી આવેલો છે। આમ કુલ 1,39,400નો મુદ્દામાલ તેમની પાસેથી રિકવર કરવામાં આવેલો છે અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। તેઓ આ ઇન્જેક્શન કઈ જગ્યાએથી લાવ્યા અને આ ઇન્જેક્શનો તેમને આપવામાં કોણે મદદ કરી છે, કેવી રીતે મેળવ્યા છે તે બાબતે સમગ્ર મામલા બાબતે સઘન તપાસ ચાલુ છે અને આ ગુનામાં સંડોવાયેલા જે કોઈ પણ ઇસમો હશે તેને સત્વરે શોધી કાઢી તેની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। वडोदरा शहर में मास्क और दंड के नाम पर व्यापारियों को काफी परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही मामला एक आज उजागर हुआ, जिसमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए मास्क नीचे उतारने पर व्यापारी को दंडित किया गया, जिसके चलते व्यापारियों में रोष देखने मिला। वडोदरा शहर के मार्केट 4 रास्ता निकट मिठाई की दुकान के व्यापारी को नवापुरा पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा मास्क चेकिंग के दौरान दंडित किया गया। दुकान मालिक राकेश शाह ने पसीना पोंछने के लिए मास्क उतारा था। अमूमन वो मास्क पहन कर रखते हैं। उन्होंने उसका सबूत देते हुए पुलिस वालों को CCTV फुटेज भी दिखाए, लेकिन फिर भी उन्हें दंडित किए जाने पर व्यापारी ने आपत्ति जताई।
मैं यहाँ पर खंडेरा मार्केट 4 रास्ता पर गोबरदास मीठे वाला नाम से दुकान है, वहाँ पर बैठता हूँ। यहाँ पर मैं बाहर गया हुआ था तो बाहर से आया अंदर दुकान में आने के बाद मैं इधर बैठा। उस टाइम पर मुझे बहुत पसीना हुआ था और पसीना ज़्यादा होने की वजह से और हाँफ चढ़ा था मुझे, तो उसकी वजह से मैंने मास्क निकाल के साड़ी पे रख के पसीना लूसा, पानी पिया और पानी पीने के बाद में फिर से थोड़ा भी अच्छा नहीं रहा, फिर भी मुंह मसलने रहा था। और उसी टाइम पे फिर मैंने मास्क ले हाथ में लेके चला रहा। उसी टाइम पे पुलिस वाले इधर आके फ़ोटो पाड़ा मेरा, मुझे पता नहीं है कि फ़ोटो पाड़ के गया, लेकिन उसके बाद में वो लोग सब 4-5 लोग आए और मुझे बोला कि ये फ़ोटो आपका फ़ोटो पाड़ा, मास्क नहीं पहना आपने। मैंने बोला मैंने मास्क तो पहना है, तो कहना मास्क में फ़ोटो तो उनके फ़ोटो के अंदर मोबाइल जो फ़ोटो पड़ा उसमें भी मेरा मास्क लगा हुआ, मास्क के ज़्यादा फ़ोटो है उनके पास, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मेरा CCTV फुटेज का ये देख लो, तो फुटेज देख लो। उनको फुटेज दिखाया, उनको दिखाया देखो मैंने पसीना लूसने के बाद में ये मास्क चढ़ा है, उसके लिए निकाला था और मास्क चढ़ा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो ईगो पे वो लोग आ गए, वो लोग मान के नहीं हम तो पैसा लेंगे ही। मैं पैसा नहीं देने वाला, 1 भी रुपया फटने देना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। वो लोग को मानने को तैयार नहीं थी। फिर उस लोगों ने PI को बुलाया था, PI ने बोला कि ये इधर दुकान का फ़ोटो पाड़ के इनको FIR इनको भेज दो, बोले तो FIR इनका नाम की बना के भेज। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ दुकान के पास में आके पुलिस वालों ने फ़ोटो लिया कि भाई मास्क पहना है नहीं। हकीकत में मास्क पहना हुआ ही था, मास्क मतलब उसी पहले ही पहना ही था और उसमें उसी टाइम उसने फ़ोटो ले लिया। और फ़ोटो लेने के बाद बोलते हैं कि तुमने मास्क अभी चढ़ाया है, आप 1000 रुपया दंड दे दीजिए। हमने उसको ना बोल दिया, हम किसी भी सूरत में हम दंड देंगे नहीं। हम जब उसको वडोदरा शहर के सब व्यापारियों को सजाग करते हैं, हमारी तरफ से हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम स्टिकर लगाने के देते हैं कि भाई नहीं मास्क नहीं वेचान। और इसी तरह कोरोना के लिए हाथ वारंवार धो, मास्क सारी रीते पहरो और सेल्फ डिस्टेंसिंग, इस तरह के पोस्टर आज 6 महीने से हम अक्खे वडोदरा में लगवाए हुए, हर दुकान पे मिलेगा। और हम पूरा सहकार सरकार को देते आ रहे हैं, फिर भी इस तरह का जो वलन किया जा रहा है ये बहुत नाइंसाफ़ी है और हम ये इसको सहन नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो कार्यवाही हम करेंगे। हम सरकार को अब आगे बिल्कुल सहकार देने के लिए सक्षम नहीं है। कोरोना महामारी के बीच भी कई संस्थाएं अपना संपूर्ण योगदान कोरोना मरीजों को और समाज को दे रही है। कुछ ऐसा ही अरवली जिले के मोडासा में सामने आ रहा है, जहां अन्नपूर्णा सेवा ट्रस्ट द्वारा सिर्फ 2 रुपयों में टिफिन सर्विस मुहैया कराई जा रही है। महंगाई के जमाने में पानी की छोटी बोतल भी 5 रुपए में मिलती है। ऐसे में अरवली जिले के मोडासा में एक सामाजिक संस्था द्वारा सिर्फ 2 रुपयों में भरपेट भोजन की टिफिन सुविधा देकर मानवता की उम्दा मिसाल कायम की जा रही है। अरवली जिले की अन्नपूर्णा संस्था पिछले 28 सालों से लगातार कार्यरत है और मोडासा की सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में गरीबों को सिर्फ 2 रुपए में गर्मागर्म शुद्ध और सात्विक भोजन मुहैया कराती है। इसके अलावा शहर की अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाकर भी सिर्फ 2 रुपयों में मरीज और उनके परिजनों को दाल चावल सब्जी रोटी का भोजन दिया जाता है। आ कोरोना काळनी अंदर अमे दरेक दर्दीने घरे घरे भोजन पूરું પાડવાનો સંકલ્પ કર્યો છે। હાલ અમારી પાસે ઓછા બાટલા છે, પણ જે બાટલા છે અમે કોઈપણ જાતનો ચાર્જ દીધા વગર દર્દીઓને આપ્યા છે। 1 રૂપિયામાં મસાલાવાળી છાશ, ચકલીઓ માટે કુંડા, આ ઉપરાંત જરૂરિયાતમંદોને સ્લીપર અને પાણીની પરબ અને 2 રૂપિયાની અંદર શ્રમજીવી લોકોને ભાખરી શાક પણ પૂરા પાડવામાં આવે છે। દાદા દાદીનો વિસાવનો ચાલે છે, એમાં વયોવૃદ્ધ લોકો 58 વર્ષ ઉપરના અહીંયા આવી અને આરામ કરે છે। આ ઉપરાંત અમારું તુલસીદાસ પીસા વિઝન સેન્ટર ચાલે છે, જે ફ્રી ઓફ ચાર્જ મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવી આપે છે। આમ અન્નપૂર્ણા ટ્રસ્ટ આ પ્રદેશમાં એક આંદોલન બની ગયું છે।
मोड़ासा में कार्यरत अन्नपूर्णा संस्था की रसोई में हाइजीन के साथ शुद्ध सात्विक खाना बनाया जाता है। यहाँ किचन में काम करने वाले कर्मचारी फेस मास्क लगाते हैं और परोसने वाले व्यक्ति हैंड ग्लोव्स के साथ काम करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी ट्रस्ट द्वारा क्वारंटाइन मरीजों के घर घर जाकर सरकार की गाइडलाइन के तहत टिफिन पहुंचाया जाता है, जिसका लाभ कोरोना मरीज और उनके परिजन ले रहे हैं। इसके अलावा संस्था द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर भी मरीजों के घर तक पहुंचाए जाते हैं। મોડાસા કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે મારા મામા અને નીચે જમવાનું આવે છે અન્નપૂર્ણા ટ્રસ્ટનું, તે સારું અને સ્વાદિષ્ટ આવે છે, જમવાનું બધું સારું છે, 2 રૂપિયામાં આપે છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવે છે। मोड़ासा शहर की हॉस्पिटलों में गुजरात के अलावा राजस्थान के कई परिवार आते हैं और इलाज के लिए यहाँ कुछ दिन ठहरते भी हैं। ऐसे में टिफिन सेवा के साथ साथ उन्हें कई तरह की सहायता भी ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। दिव्यांगों, बुजुर्गों और असमर्थ लोगों को भी इस सेवा का लाभ दिया जा रहा है। पिछले 28 साल से ये संस्था सही मायनों में अन्नपूर्णा साबित हो रही है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही वडोदरा शहर में पानी की किल्लत सामने आने लगती है। वडोदरा शहर के कई इलाकों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। अप्रैल महीने की तपती गर्मी में डभोई नगर के वार्ड नंबर 2 की सोनेश्वर पार्क सोसाइटी के निवासियों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहां ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और फिलहाल रमजान महीना चल रहा है। उसके बावजूद यहां 3 दिन में पानी का 1 टैंकर भेजकर लोगों को पानी दिया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी नल से जल के तहत पानी पहुंचाने की बातें तो करते रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यही है कि आज भी राज्य में कई इलाकों में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। સોનેશ્વર પાર્કની અંદર 15 વર્ષથી પાણીની તકલીફ છે। વારંવાર નગરપાલિકાની મેં રજૂઆત કરીએ પણ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। વોટ લેવા તૈયાર છે બધા, તમારે કઈ લઈ આવું બેઠવાનું? અમે સોનેશ્વર પાર્કની અંદર 15 થી 20 વર્ષથી રહીએ છીએ। અમને પાણીની એટલી સમસ્યા છે। આજે સરકાર એવું કહે છે કે જળ એ જીવન છે, પણ અમે આવી તકલીફ ને આવી એની અંદર રહીએ છીએ ને ટેન્કરની અંદર પણ ભલોડી ને કઈ જીવજંતુઓ નીકળે છે। અમે કેટલી વાર નગરપાલિકામાં રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પણ અમારું કોઈ સાંભળતું નથી। હવે એનો રસ્તો શું કરવાનો છે એ કંઈ તમે કરો તો સારું રહેશે, નહીં તો અમારે આવું જિંદગીભર આવું પાણી કરવાનું, રોજ ભરી જવાનું તકલીફ છે। ઉનાળાની અંદર રમજાન માસ આવ્યો છે, એને ઘડી મુસલમાનની વસ્તી છે ને તકલીફો એટલી પડે છે, તો કોઈ આનો નિકાલ કરે એવું કંઈ તમે કરો તો સારું રહેશે। शहर के बावामनपुरा इलाके में पिछले कई वक्त से पानी की किल्लत है, जिससे नाराज स्थानीय महिलाओं ने वार्ड नंबर 3 के कार्यालय पहुंचकर रमजान महीने में भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा होने पर आक्रोश जताया। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। आज से रोज के 3 महीने से ये समस्या है। और हम जब सब जगह जा के शिकायत कर करके आएंगे तो कुछ भी हमको उसका लाभ मिला नहीं है। बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है हमारे वहाँ। जहाँ भी जाते हैं बस नंबर पकड़ा देते हैं। अभी यहाँ आए तो सर चले गए। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमको पानी देना नहीं है तुम्हारे, तो उसकी बात बता दो कि हम तुमको पानी नहीं दे सकते हैं। हम रमजान महीने में रोजे रख के हम टैंकर में से पानी कैसे भरेंगे? बताओ तुम खुद ही विचार करो कि तुम 1 गिलास पानी नहीं पियोगे आखा दिन, तो तुम्हारे से पानी भराएगा है? तो फिर तुम सोचो ना जरा, रमजान महीने में तो ये करो, इतना मुबारक महीना है, तुम इतने बड़ा गुने कमा रहेंगे हमारे पीछे से। हमको पानी चाहिए, हमको पानी जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हलेंगे नहीं। वडोदरा शहर में 2 दिन पहले हुई कमलेश माली नामक युवक की हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। वडोदरा शहर में 2 दिनों पहले कमलेश माली नामक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले हरणी पुलिस ने तेज रफ्तार से जांच करते हुए चंद घंटों में आरोपियों को पकड़कर मामले का पर्दाफाश कर दिया है, जिसकी जानकारी एसीपी भरत राठौड़ ने मीडिया के साथ साझा की। કમલેશભાઈ ચીમનભાઈ માળી કે જે બુડાના મકાન જલારામ નગર ખાતે રહે છે, તેમની ઉપર કોઈએ હિંસક હુમલો કરી અને છરીના ઘા મારેલા છે એવી અમને માહિતી મળતા જગ્યા ઉપર જઈને તપાસ કરતા એ કૌશિક નટવરસિંહ પરમાર
અને એમનો ભાઈ કલ્પેશ અને એમના પિતાજી નટવરસિંહ ત્રણેય જણાએ ભેગા થઈ અને આ કમલેશને છરીના ઘા મારી અને મોતને ઘાટ ઉતારેલો છે એવી અમને વિગત મળતા ત્યાં જઈ અને શરૂઆતમાં એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને PM વગેરે કામગીરી કરી, પણ આ આખી ઘટના એવી રીતના બની હતી કે જે કમલેશ છે એનો મિત્ર છે ભૂપેન્દ્ર અને એની પત્ની રૂપા, જે ભૂપેન્દ્ર અને એનો રૂપાનો દિયર હર્ષદ, આ 3 જણા વોડાફોન ખાતે મોબાઈલમાં એમનો સિમ અપગ્રેડ કરવા માટે ગયેલ, ત્યારે આ જે આરોપીઓ છે કૌશિક અને એના મિત્રો પણ ત્યાં સાથે હતા. એ વખતે કૌશિકે એ જે રૂપા છે એના મોબાઈલ ઉપર 3 વખત હાય લખી અને મેસેજ કરે, અને એ એના પતિને ત્યારે ખબર નહીં હતી. જ્યારે એને ખબર પડી ત્યારે રૂપા, એનો પતિ હર્ષદ અને આ કમલેશ એના ઘરે ફરિયાદ કરવા માટે ગયેલ કે તે અમારી પત્નીને એના મોબાઈલ ઉપર મેસેજ કેમ કર્યો, અને એ બાબતે ઝઘડો થતા અંદર મારપીટ થઈ, અને મારપીટ પછી એવું થયું કે કૌશિકે અને એના ભાઈ અને એના પિતાએ મળી અને કમલેશનું મોત નીપજ્યું. અગાઉ એ કોલ ડિટેલ અમારી પાસે નથી, પણ એવા કોઈ એવિડન્સ નથી કે અગાઉ એ લોકોએ ક્યારેય વાત કરી હોય, ક્યારેય આણે છેડતી કરી હોય કે આ બંનેની વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય. તરત ને તરત જેવો મેસેજ મળ્યો, આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું કે કોની સાથે ઝઘડો છે, એટલે ખબર પડી કે એક જ ઘરના 3 વ્યક્તિઓ છે જે આ ગલીની અંદર જ ભાગેલા હતા. તો તાત્કાલિક પોલીસે જઈ અને એ 3 આરોપીઓને પકડી લીધા. જે મૂળ છે જે નટવરસિંહ, એ પોતે ડ્રાઈવર છે, જ્યારે કલ્પેશ રહ્યો એ કોઈ ત્યાં આમ્રપાલી કોમ્પ્લેક્સમાં કોઈ દુકાનની અંદર જોબ કરી રહ્યો છે, અને આ જે कौशिक છે એ कोई बेरोजगार। बड़ोदरा शहर में पानी गेट इलाके में दमकल विभाग के आवास है, जो खस्ता हाल तो है ही, साथ ही यहाँ असामाजिक लोगों ने अपना डेरा जमा रखा है। पानी गेट के फायर स्टेशन के पीछे दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास बनाए गए थे, जो फिलहाल खस्ता हाल और जर्जर स्थिति में है। ऊपर से यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा देखने मिलता है। रात होते ही यहाँ शराब की महफिलें जमी होती है, जिसकी गवाह शराब की सरेआम पड़ी बोतलें दे रही है। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामी जी ने प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया है। वडोदरा महानगर पालिकाનું આ પાણી ગેટ ફાયર બ્રિગેડ અગ્નિશમન કેન્દ્ર છે। આ અગ્નિશમન કેન્દ્રના જવાનો માટે અહીંયા આવાસો બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જોઈ શકાય છે કે આ આવાસો અત્યારે ખંડેર હાલતમાં છે, તૂટેલ ફૂટેલ હાલતમાં છે। ક્યારે પણ આ આવાસો પડી જાય તેવી સ્થિતિમાં છે। સાથે તમામ વાયરો તમામ અહીંયા ગંદકીની ભરમાર છે। સાથે કહી શકાય કે આ અવાવરું જે મકાનો છે તે અસામાજિક તત્વો દ્વારા અહીંયા દારૂની મહેફિલો માણવામાં આવી રહી તેવું લાગી રહ્યું છે। સાથે સાથે કહી શકાય કે અગ્નિશમન કેન્દ્રની અંદર અગર કોઈ દારૂની આ મહેફિલ માણતા હોય તો વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના જે પણ અહીંયા જવાન હોય પાણી ગેટના એ પણ આમાં જવાબદાર હોઈ શકે છે। એટલે કહી શકાય કે ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, દારૂબંધી ખાલી કહેવા ખાતર છે, અહીંયા દારૂબંધીના નામે લીરા ઉડી રહ્યા છે। આ અવાવરું આવાસો અંદર આટલી બધી માત્રામાં દારૂની ખાલી બોટલો મળવી ખૂબ જ ભયંકર પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે। કહી શકાય કે પાણી ગેટ ફાયર બ્રિગેડ અગ્નિશમન કેન્દ્રના જવાનો યા અધિકારી ક્યાંક ને ક્યાંક મળી ગયેલા હોય, અથવા તો જે પણ બહારથી આવતા તત્વો હોય તેની સામે બેસીને દારૂ પણ પીતા હોય તેવું અમને લાગી રહ્યું છે। જે રીતે અગ્નિશમન કેન્દ્રના જવાનો પૂરા ભારત માટે એક નંબરની સર્વિસ એટલે 108 કરતાં પણ મોટી સર્વિસ નિભાવતા હોય છે। એમના આવાસો તૂટેલી ફૂટેલી હાલતમાં છે, ત્યારે આ જ આવાસોની અંદર જો 15 થી 20 બોટલ દારૂની ખાલી બોટલો મળી આવે એ બહુ જ ગંભીર બાબત છે। પાણીગેટ ફાયર બ્રિગેડના જવાનમાં જે પણ અધિકારી હોય એ ધ્યાન રાખીને આ બાબતે જે પણ લોકો અહીંયા દારૂ પીવા આવતા હોય યા પીતા હોય તેની સામે કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ છે। कोरोना महामारी के बीच टीम रिवॉल्यूशन लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसी ही कुछ सेवा फिलहाल टीम रिवॉल्यूशन द्वारा SSG और गोत्री अस्पताल में नींबू पानी और पानी का वितरण कर दी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच कई संस्थाएं और कई व्यक्तिगत लोग उनसे जो बन पड़ रही है वो सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नेक कार्य टीम रिवॉल्यूशन द्वारा किया जा रहा है। टीम रिवॉल्यूशन SSG और गोत्री अस्पताल में आने वाले मरीजों, परिजनों, अस्पताल के कर्मचारियों को और वहां आने जाने वाले सभी लोगों को पानी की बोतल और नींबू शरबत बांटकर गर्मी में राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
वडोदरा शहर में अभी आपको पता है कि गोत्री हॉस्पिटल और एसएसजी हॉस्पिटल 2 सरकारी बड़ी हॉस्पिटल है। मध्य गुजरात के सारे लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल आज की डेट में फुल है क्योंकि कोरोना के इतने सारे दर्दी बढ़ गए और उनके रिलेटिव यहाँ पे आते हैं। यहाँ के लोग जो लोकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और यहाँ पे कोई धंधा करना भी नहीं चाहता। पानी की बोतल भी मिलना यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि सब लोग डर रहे हैं यहाँ से। तो हम लोगों को पता चला कि ऐसे सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे नींबू शरबत है जो विटामिन सी अभी गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है और कोरोना में सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है नींबू पानी, तो वो नींबू पानी का हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया है। दोनों हॉस्पिटल में, सरकारी गोत्री में और एसएसजी में रोज़ाना हम 100 किलो नींबू लाते हैं और उसका हमारी टीम और सब लोग इकट्ठे होके, औरत है यहाँ पे, सब हमारे फ्रेंड के मदर से सब लोग मिल के नींबू शरबत बनाते हैं और सब पेशेंट यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक सारे पेशेंट को हमारी यहाँ से नींबू पानी का शरबत देते हैं तो उनको गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश के जनपद के मंदिर के कुंड में एक शव तैरता हुआ देखने मिला। ऐसे में ये हत्या है कि आत्महत्या, उस पर सवाल उठ खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन मंदिर रहलिया निकट के काली माता मंदिर में बने प्राचीन कुंड में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए परिजनों को मामले से अवगत कराया। ये शव 47 साल के प्रदीप साहू का होने की जानकारी मिली है। शख्स के खुदकुशी किए जाने का अंदाजा पुलिस लगा रही है। करीब जो है 2 बजे करीब पर मामला है। दिन में 2 बजे को। अच्छा, क्या कुछ पता चल पाया है कि कैसे गिरा या कैसे? ये कुछ मालूम नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ी सब्जी लेने आया तालाब में और वहाँ से जब सब्जी लेकर के आया हूँ तालाब से तो मुझे गाड़ी घर रखी मिली। बाद में मैं अपने जो है तखत पर थोड़ी लेट गया कि क्या पता गाड़ी बहुत सी आती है यहाँ। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद जो है एक लड़का निकला, उसने बोलो बाबा जी यहाँ कोई याद नहीं आ रहा है। तो मैंने जो है जब देखा तो वहाँ दबा था, तो फिर मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया और जो है फिर थाना अध्यक्ष को दिया सब। महोबा कस्बे के प्रदीप साहू, जिनके परिवारजनों ने बताया है कि 7-8 सालों से इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इनकी दवा चल रही थी, डिप्रेशन में रहते थे। आज ड्यूटी के लिए वहाँ जिला अस्पताल में निकले थे। पता चला कि सूरज कुंड में, रहेलिया के पास सूरज कुंड है, उसी में डूब करके इनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।